हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा फाउंडेशन बैच का डे 5 है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, हम बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की। तो आज क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 की बुक का चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 पढ़ेंगे, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है, जो कि डाइवर्सिटी, जिसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये टॉपिक्स हमारे कवर हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी वॉच करें, और तब जाके आपको जो बेसिक्स के जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 करेंगे, जो कि गवर्नमेंट। और यूनिट 2 में हमने चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से समझ आए। क्योंकि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बता चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज है डे 4 फाउंडेशन बैच का, ठीक है। और चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के तत्व। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक जो सरकार होते हैं उसके क्या तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, फिर हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन क्या है, नीड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई विवाद हो जाता है कंट्री में तो उसको क्यों सॉल्व करना ज़रूरी है, ये पढ़ेंगे। फिर हम इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स। मतलब जो भी जिस भी कंट्री में अगर लोगों के पास पावर है कि वो अपने लीडर्स को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट कर सकते, चुन सकते हैं, तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेसी कंट्री बोलते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोगों के द्वारा यहाँ पे शासक को चुनना ही लोकतंत्र कहलाता है। और लोग कैसे चुन सकते हैं, बाय इलेक्शन के थ्रू, चुनाव करके, ठीक है। और डेमोक्रेसी 2 तरीके से होती है, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट में क्या होता है कि कोई वोट देने की ज़रूरत नहीं होती है और रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है अपने आप बाय बोर्ड मेंबर्स। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो लोग हैं वो वोट देते हैं, तब जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव को या प्रतिनिधि का चुनाव होता है। और वोट कैसे होता है, इलेक्शन, ठीक है। इन 1931 में 1931 में महात्मा गांधी ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताया था, जो कि सार्वभौमिक, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कि कोई भी पर्सन जो भी 18+ है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी रिलीजन का हो, उसे वोट देने का अधिकार है। उसे ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका में के बारे में, ठीक है। कुछ डिटेल ले लेते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में ना कुछ समय पहले ना अपार्थाइड लॉ चलता था, रंग भेद कानून चलता था, फॉलो किया जाता था लोगों के थ्रू। मतलब यहाँ पे लोगों को ना नस्ल के थ्रू क्या कर देते, डिवाइड कर दिया जाता था, जिसे हम इंग्लिश में रेस कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पीपल के थ्रू डिवाइड कर दिया गया था। जो साउथ अफ्रीका में थे वो 80% ब्लैक पीपल थे और 20% कौन थे, वाइट पीपल। पर तब भी क्या है, वाइट पीपल को ज़्यादा राइट मिले थे, उनका ज़्यादा दबदबा था कंट्री में, उनके बातों को ज़्यादा फॉलो किया जाता था। और ब्लैक पीपल को कोई राइट नहीं थे, उनको कोई जल्दी सुविधा भी नहीं मिलती थी, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था ब्लैक पीपल को, जिनके कलर ब्लैक होते थे। और जिनके वाइट पीपल होते थे, जिनके कलर वाइट होते थे, तो उनको बहुत सारे राइट दिए गए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद कानून था, इसमें क्या किया गया था, लोगों को नस्ल के थ्रू क्या कर दिए थे, डिवाइड कर दिया गया था, नस्ल में बांट दिया गया था। 80% कौन थे, ब्लैक पीपल, 20% वाइट पीपल थे। पर फिर भी राइट ज़्यादा किसको मिले थे, वाइट पीपल्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या राइट्स जो है वो वाइट पीपल को नहीं ब्लैक पीपल को नहीं मिले थे,
ठीक है। जैसे कि उनको एक दूसरे से बात करने का कोई अधिकार नहीं था, वो बात नहीं कर सकते थे, उनको कुछ फैसिलिटीज़ कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ की हो गई, ये सब फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं दी जाती थी। और ना ही वोट्स का राइट था, उन्हें वोट देने का भी कोई राइट नहीं था। सिर्फ वाइट पीपल वोट देते थे और उन्हीं के वोट से ही रिप्रेजेंटेटिव या उनके प्रतिनिधित्व का चुनाव होता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1994 में जो साउथ अफ्रीका है ना, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और इस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना रोल जो है वो था नेशनल मंडेला का। उन्होंने ही कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तब जाके 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया, लोकतांत्रिक देश बन पाया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी क्यों ज़रूरी है कंट्री में। ठीक है। और कैसे वो भागीदारी कर सकते हैं। भागीदारी करने के लिए लोग अपनी पार्टिसिपेशन देने के लिए दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो इलेक्शन के थ्रू, आपको पता ही है, जैसे कि कोई भी प्रतिनिधित्व को वो चुन सकते हैं अपने वोट के थ्रू। ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर का। ठीक है। और अगर किसी भी गवर्नमेंट को दोबारा से रीइलेक्ट होना है तो कंट्री उन्हें ना जनता के जो भी हैं फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवानी होगी, उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। तब जाके अगर लोगों को पसंद आया उनका चुनी हुई सरकार, तो वो आगे चल के भी वही सरकार को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो है सरकार को लोगों के हित में ही काम करना चाहिए। ठीक है। और उनका एक फ़िक्स पीरियड होता है 5 ईयर। 5 ईयर के बाद दोबारा से इलेक्शन होते, तब दोबारा से चाहे तो लोग दूसरे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और नहीं तो जो पुराने हैं उन्हें ही चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि अदर सोशल मूवमेंट की बात करें, जैसे कैंपेन्स चलाना, रैलीज चलाना, प्रोटेस्ट करना। अगर किसी भी लोगों को कोई भी कानून या लॉ अच्छा ना लगा तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन्स चला सकते हैं, रैलीज लगा सकते हैं। तो ये इससे भी क्या होती है, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग। ठीक है। इससे हमें क्या पता है, इससे हमें पता चलता है कि ना लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है कि गवर्नमेंट के ऊपर उनके क्या राय है, गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बनाई तो उनकी क्या राय है। इससे हमें ये पता चल जाता है उनके सोशल मूवमेंट से। अगर वो सोशल मूवमेंट कर रहा है, इट मीन्स कि उनको जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई या गवर्नमेंट का कोई रूल पसंद नहीं आया। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इलेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि लोग जो है ना अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जो कि डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ में। ठीक है। मतलब लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व को चुना और जो डिसीजन होगा वो लोगों के बिहाफ पे कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट लेगी। ठीक है। और यहाँ हमारे कंट्री में हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की एक फ़िक्स पीरियड है 5 ईयर का। ठीक है। 5 ईयर के बाद लोग चाहे तो दूसरी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं और नहीं तो उसी गवर्नमेंट को री इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सके, कैसे उनका समाधान निकाल सके। जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिस वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लोगों के बीच में विवाद हो जाते हैं, लोग लड़ने लग जाते हैं किसी टॉपिक को लेके। तो ये जो टॉपिक्स जो भी लड़ते हैं वो तो उन्हें सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे सोसाइटी में क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है बहुत। ठीक है। उसके बाद कम्युनिटीज़ दो, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ, 2 तरह की कम्युनिटीज़ है, ए और बी। ए जो है वो बोल रहा है रूल एक्स अच्छा है और बी बोल रहा है रूल वाई अच्छा है, और वो रूल वाई फॉलो कर रहा है बी, और जो ए है वो रूल एक्स फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। उन लोगों के बीच में विवाद इंक्रीज़ होगा, उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। ठीक है। और अगर डाइवर्सिटी है, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो भी क्या हो सकते, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और या फिर देखिए आप जानते हैं हमारे इंडिया में डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन कास्ट के लोग हैं। तो अगर सबके डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनके तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या है हमारे इंडिया में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की। ठीक है।
और कैसे ठीक होता है? अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो लोगों के बीच में क्या होगा, वायलेंस इंक्रीज़ होगा, लड़ाई झगड़े इंक्रीज़ होंगे। फिर क्या होगा, एक फ़ियर होगा लोगों के अंदर, अगर बाहर जाएंगे लगेगा वो मुझे मार दे या कुछ हो जाए, तो फ़ियर होता है। और इसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट किसका कैसे सॉल्व कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, समानता व न्याय। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी वर्ग के लोगों को समान चीज़ें उपलब्ध करवाना। ठीक है, और न्याय का मतलब ये है, जस्टिस का मतलब ये है कि किसी के साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको हमें ठीक करना, उसके साथ न्याय करना कि उसके साथ भेदभाव ना हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग खड़े होकर मैच देख रहे हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा है, फिर एक छोटा है, फिर एक उससे भी छोटा है। ठीक है, अब एक बड़े वाले को हमने मैच देखने के लिए एक नीचे स्टूल दे दिया। ठीक है, फिर बीच वाले को भी हमने स्टूल दे दिया और छोटे वाले को भी हमने दे दिया। पर क्या हुआ, बड़ा वाला तो और ऊंचा हो गया। ठीक है, ये मीडियम वाला था वो थोड़ा ऊंचा हो गया तो थोड़ा दिख रहा है उसको, और जो सबसे छोटा है उसको क्या हुआ, उसके साथ उसको तो कुछ नहीं दिख रहा है। उसको हमने दिया, उसको हमने क्या किया, सिर्फ एक ही बॉक्स दिया, वो तो छोटा है हाइट में, उसको नहीं अच्छे से दिख रहा है। पर बड़े वाला जो सबसे बड़ा है उसको तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये है हमारी ये है इक्वालिटी। मतलब हमने सबको क्या दिया, समान अवसर दिए, समान अपॉर्चुनिटी दी, समान चीज़ें दी उन लोग को कि वो मैच देख सके। अब क्या, अब हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की। मान लीजिए ये बड़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये मीडियम वाला और ये सबसे छोटा वाला। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक बॉक्स दिया, इसको हमने 2 बॉक्स दे दिए। ठीक है, और इसको हमने दे दिए 3 बॉक्स। कितने? 3 बॉक्स। इससे क्या हुआ कि अब इन तीनों को इक्वल जो है मैच दिख रहा है। इससे क्या होगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, इक्वालिटी भी हो गई और भेदभाव भी नहीं हो रहा, जस्टिस भी हो गया। तो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, न्याय भी कर लिया हमने और समानता भी हो गई, सब मैच देख सकते हैं। अब यही है हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि जस्टिस जो है तभी अचीव कर सकते हैं जब हम लोगों को क्या करें, इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस में। देखिए, इक्वालिटी और जस्टिस जो है ना वो इनसेपरेबल है, आप विभाज्य, मतलब इनको अलग नहीं कर सकते। इक्वालिटी और जस्टिस दोनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है, जिस सोसाइटी में हम बात करें, अगर कोई कास्ट है, ठीक है, छोटी कास्ट के लोग हैं तो उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है। तो अनटचेबिलिटी को बंद करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 है। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसे आर्टिकल 17 के थ्रू पनिश किया जाएगा। ठीक है, और अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो लोगों को क्या, एजुकेशन, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, ये सब अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इन्हीं सबको बैन करने के लिए, इन्हीं सबको बंद करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया, जिससे क्या, अनटचेबिलिटी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको पनिश किया जाएगा आर्टिकल 17 के थ्रू। जस्टिस का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, सभी के साथ न्याय करना, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे अपार्थाइड या रंग भेद का मतलब क्या होता है। इट्स रेफर्स टू द सिस्टम अंडर विच सेपरेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है या जिससे लोगों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है कि रेस, नस्ल या कलर के थ्रू। मतलब किसी लोगों के कलर या उनके नस्ल के थ्रू उनको अलग कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, वही है अपार्थाइड या रंग भेद। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस। रेस मतलब जाति। जाति क्या है? वन ऑफ द मेन ग्रुप दैट ह्यूमन कैन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब ये एक रेस का मतलब ये है कि ह्यूमन को डिवाइड कर दिया जाता है उनके फिजिकल डिफरेंस की वजह से, उनके रंग, स्किन के रंग डिफरेंट होने की वजह से उनको डिवाइड कर दिया जाता है, वही है रेस। ठीक है, मतलब उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, यही है रेस, जाति। ठीक है, आगे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। प्रतिनिधित्व का मतलब द पर्सन इलेक्टेड थ्रू पीपल्स वोटिंग राइट टू टेक पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो लोग हैं वो अपने गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, किसके थ्रू, वोट के थ्रू, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वही है हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अपने गवर्नमेंट को चूज़ करना ही वोट के थ्रू, वही क्या है, रिप्रेजेंटेटिव।
जो बनेगा आगे चल के वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, पीपल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट के प्रोसेस में उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन। मतलब लोग जो है गवर्नमेंट के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी भागीदारी कर रहे हैं, तो वही क्या है, पार्टिसिपेशन है। कॉन्फ्लिक्ट या विवाद, कोई भी डिफरेंस लोगों के बीच में जो है डिफरेंस आ जाता है, किसको लेके, का वेरियस कास्ट और कल्चर और क्रीड मतलब मज़हब, इन सब के बीच में कोई उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, तो वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। रिजोल्यूशन, समाधान, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालना ही क्या हमारा रिसोल्यूशन है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया हो कीवर्ड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ MCQ की बात करते हैं। आज की वीडियो में मैंने MCQs भी ऐड किए हैं और एक मैंने आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दिया है। अगर इससे आपको क्या होगा, MCQ से आपकी प्रीलिम्स की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और अगर आप अभी से ही मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी होगी, परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो होमवर्क है, होमवर्क 1 मैंने इसको नाम दिया है, क्वेश्चन 1 को होमवर्क 1 नाम दिया है। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट में, इसकी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अब चलिए हम MCQ करते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन द इंडियन गवर्नमेंट इलेक्टेड, भारत सरकार कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है। देखिए ये पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को हम कितने वर्ष के लिए इलेक्ट करते हैं लोग, तो कितने वर्ष के लिए होता है आपको पता है, 5 ईयर्स। उनका टेन्योर कितने होता है, फिक्स्ड होता है उनका टेन्योर 5 ईयर्स का, इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। Which agency steps is to promote justice by providing special provision that helps girls to overcome? कौन सी एजेंसी विशेष प्रावधान प्रदान करके न्याय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती है जो लड़कियों को दूर करने में मदद करती है? गवर्नमेंट, सोसाइटी, डॉक्टर, नन ऑफ दिस। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर लड़कियों को ऐसी कौन सी एजेंसी है जो लड़कियों को जस्टिस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि लड़कियां क्या करें, इक्वल रह सकें, तो कौन है, गवर्नमेंट करती है। कौन, गवर्नमेंट। ना सोसाइटी कर सकती ना डॉक्टर, डॉक्टर तो लोगों का इलाज करते हैं, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है, गवर्नमेंट। अब हम आगे बात करते हैं। विच इशू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, कौन सा मुद्दा राज्यों के बीच संघर्ष का स्रोत बन जाता है? रिवर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दिस। देखिए ज़्यादातर जो स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है ना, वो होता है रिवर्स, क्योंकि जो लोग हैं ना वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि ये रिवर मेरी है, यहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी, एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या है, लड़ाई करने लगते हैं। तो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस किसके लिए थ्रू होता है, रिवर्स के थ्रू, नदियों के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन 4, द राइट टू वोट इनेबल्स पीपल टू इलेक्ट देयर, मतदान का अधिकार लोगों को अपना चुनाव करने में सक्षम बनाता है। मतलब जो लोग हैं वो वोट दे रहे हैं, तो वो वोट देने के बाद क्या, कौन से लोगों को चूज़ कर सकते हैं, वोट देने के बाद जो हम पर्सन चूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। क्वेश्चन 5 क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन पीपल ऑफ डैश कल्चर, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष तब होता है जब लोग के संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि प्रत्येक के साथ नहीं मिलती है। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्यों होता है, अगर लोगों के डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है या रीजन है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका डिफरेंट है, तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आंसर इसका क्या है, बी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। डिफरेंट, अलग, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति अलग हो गई, या उनके धर्म अलग हो गए, उनके क्षेत्र अलग है, या उनके आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज़ इसे घर पे करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एक बार ट्राई कीजिए, आई होप, मुझे पता है कि एक बार में, पहली बार में नहीं होता है, पर धीरे धीरे करके आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। तो खुद से पहले ट्राई कीजिएगा और मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके जल्दी आऊँगी। ठीक है, आप उससे अपना आंसर रीचेक
कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। व्हाट आर द वेरियस वे इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की प्रक्रिया में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से भाग लेते हैं। हमें ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो लोग हैं वो सरकार के प्रोसेस में कैसे भाग लेते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्शन के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके बताए, जैसे कैंपेन करना, रैलीज निकालना, प्रोटेस्ट करना। तो ये सब क्या है, ये सब तरीके क्या हैं पार्टिसिपेट करने के गवर्नमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एस्पिरेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।